इज़राइल दुनिया में तीसरा सबसे अधिक साइबर हमले झेलता है। उसे हर साइबर हमले में से 3.5% हमले झेलने पड़ते हैं। ईरान के साथ युद्ध में कभी कभी युद्ध विराम होता है, लेकिन साइबर स्पेस में नहीं। 2025 एक रिकॉर्ड तोड़ साल था, जिसमें एक ही साल में 26,000 से ज्यादा घटनाओं को संभाला गया, जो 2024 की तुलना में 55% ज्यादा है। अब हमारे साथ है जूरा ठाब, HETS वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर और इजराइल के प्रमुख AI वो साइबर सिक्योरिटी निवेशक, ताकि हम समझे इस बढ़ोतरी का मतलब और रक्षात्मक तकनीक की दिशा। नमस्ते, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि हमने सुना, रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा इजराइल के अनुसार पिछले महीने ही 4,800 साइबर घटनाएं हुई हैं। ये कितनी गंभीर हैं और साइबर हमला का दायरा क्या हो सकता है? हाँ, ये गंभीर हैं। इसमें छोटे हमले भी हैं जो छोटी कानूनी फर्मों पर होते हैं और ये अंधाधुंध लगते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अब और गंभीर संगठित हमलों की ओर बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी हद तक राज्य द्वारा संगठित होते हैं। साइबर धीरे धीरे युद्ध और शांति के बीच के ग्रे जोन को भर रहा है और देशों को जिम्मेदारी से इनकार करने में मदद करता है। ये बहुत सस्ता है, खासकर जब मालवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दें। इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, यह पूरी अर्थव्यवस्था है। मेरा मतलब है, पहले हैकिंग युद्ध से अलग होती थी, हमने पहले भी सुना है, लेकिन अब ईरान का शासन इसमें कैसे शामिल है? क्या वे उन्हें पैसे दे रहे हैं? क्या वे जानना चाहते हैं कि इजराइल पर और गंभीर हमले कैसे करें? हाँ, तो साइबर हमलावर अब स्टार्टअप्स की तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका यह है कि शायद एक समय था जब कारीगर हुआ करते थे, तो वे स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, जहां हर हमलावर को पूरी प्रक्रिया खुद करनी पड़ती थी। और अब वे आपस में जानकारी साझा कर रहे हैं। तो सफल तकनीकें, कमजोरियां। अगर एक समूह मैलवेयर लिखने में खास तौर पर अच्छा है और दूसरा हमला करने में बेहतर है, ये हर एक हैक को जो वे खोजते हैं अनंत रूप से अधिक शक्तिशाली बना देता है और वास्तव में उसे उजागर कर देता है। मेरा मतलब है, इसे सोचने का एक और तरीका है कि ये थोड़ा फुटबॉल टीम जैसा है, जहां डिफेंस को यह सुनिश्चित करना होता है कि हर एक शॉट ब्लॉक हो और अटैक को यह सुनिश्चित करना होता है कि सिर्फ एक बॉल नेट में जाए ताकि गेम जीता जा सके। राज्य जब कई खिलाड़ियों में समन्वय करता है तो यह ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब मेरा मतलब है, ये कितना खतरनाक है? मेरा मतलब है, क्या उन्हें, आप जानते हैं, सरकारी रहस्यों तक पहुंच मिल रही है मोसाद? मेरा मतलब है, क्या ये सच में एक ऐसा डर है जो, आप जानते हैं, और ज्यादा युद्ध में बदल सकता है? और हम जैसे लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए भी खतरा है। तो मैं डर और हकीकत में फर्क करूंगा। डर असली है और इजराइल इसे बहुत बहुत गंभीरता से ले रहा है। और साथ ही ईरानियों ने जो सफलता देखी है वो अब तक, शुक्र है, काफी हद तक कम और सीमित रही है। मैं जिन दो मुख्य बदलावों को उजागर करना चाहूंगा, पहला यह कि ईरानियों ने सीखा है साइबर सुरक्षा सप्लाई चेन जैसी समस्या है। तो एक समय था जब आप सप्लाई चेन के सबसे बड़े और सबसे आकर्षक हिस्सों पर हमला करने की कोशिश कर सकते थे, जो कि जैसा आपने कहा, मोसाद या कोई इलेक्ट्रिक कंपनी या कुछ ऐसा हो सकता था। आज वे ये सीख रहे हैं कि इजराइल के सबसे बड़े ठिकाने पर ही हमला करना जरूरी नहीं, एक कमजोर कड़ी भी काफी है। कोई लॉ या अकाउंटिंग फर्म या व्यक्ति जिसके पास खास डेटा हो जो विदेशी निवेशकों को डरा सकता है, और वो पहले से ही एक आसान निशाना है और उसका काफी बड़ा असर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम ये पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि एआई की वजह से बचाव की लागत तो घट ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमला करने की लागत घट रही है। और इसलिए हम खुद को इजराइल में और जल्द ही पूरी दुनिया में ऐसी सेना के खिलाफ पा रहे हैं जो एआई की घटती लागत की वजह से अपनी पहुंच को काफी हद तक बढ़ा सकती है। ठीक है यहूदा ठाब, आपका बहुत धन्यवाद, और आपकी नई किताब इजराइल्स पोटेंशियल के लिए बधाई। तो आप इसे भी देख सकते हैं और इस बहुत जटिल लेकिन डरावनी स्थिति पर आपके विचारों के बारे में और जान सकते हैं। बहुत धन्यवाद।